हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेक्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर स्कैम्स और साथ में रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो रिफॉर्म्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी इंडिया में। सेक्शन बी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्शन बी करने की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए आप सबकी, क्योंकि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, मेरा पेपर जब था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो मैंने स्कैम्स पूरे के पूरे 9 के 9 स्कैम्स पढ़े थे मैंने, और साथ में मैंने रिफॉर्म्स का क्वेश्चन भी अच्छे से किया था, क्योंकि मेरी ये स्ट्रैटेजी होती थी कि सारा सिलेबस मैंने कवरअप कर कर जाना होता था। तो मैंने 9 स्कैम्स किए थे, साथ में मेरे 2 क्वेश्चन रिफॉर्म्स के थे। तब भी मैं स्कैम्स वहाँ पर अटैम्प्ट नहीं कर पाया था। क्यों, इसका क्या रीज़न रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था एंडरसन स्कैम का, जो कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़कर गया था, क्योंकि पिछले सालों कई सालों से एंडरसन स्कैम 5 मार्क्स का ही आता था। सेकंड जो क्वेश्चन था वो था रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आया हुआ था, और साथ में वहाँ पर इनिशिएटिव्स के बारे में भी पूछ लिया गया था। यानी कि ये 5 5 का क्वेश्चन डाल दिया हुआ था, वो भी पूरा 10 मार्क्स का, क्योंकि हमारे टाइम पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता था। अब जो एंडरसन स्कैम था वो मुझे पता था कि वो 5 शीटों से ज़्यादा नहीं जाएगा मेरी। और वहीं मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसका जो लेंथ थी वो अच्छे से बन जानी थी, इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट किया था स्कैम को, कि मैं स्कैम नहीं अटैम्प्ट करूंगा। तो इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया था कि मैंने स्कैम नहीं कम वहाँ पर जो है आंसर शीट में लिखना। मैंने सिर्फ रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव का क्वेश्चन लिखा था, और उसका जो क्वेश्चन था उसमें प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी मेरी बनी थी रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कैम छोड़कर जा सकते हो। अगर हम पिछले कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखें, तो कई बार क्या होता है, 5 मार्क्स का रिफॉर्म डाल दिया जाता है और 5 मार्क्स का स्कैम डाल दिया जाता है, और क्वेश्चन 2 में स्कैम का क्वेश्चन आया हुआ है। कई बार हमने ऐसा देखा कि 5 मार्क्स का रिफॉर्म का क्वेश्चन डाल दिया था, 5 मार्क्स का स्कैम का क्वेश्चन डाल दिया था उन्होंने। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने करना है तो स्कैम को भी थोड़ा सा रीड मारकर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का ही सिर्फ अटेम्प्ट हो पाए, लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हो तो आपको रिफॉर्म्स के साथ साथ स्कैम्स को भी कवरअप करना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी होनी चाहिए। स्कैम्स जो इंपॉर्टेंट स्कैम्स है, जो बच्चे स्कैम्स नहीं कर पाते हैं वो इंपॉर्टेंट स्कैम्स ही कर कर चले जाएं, क्योंकि पिछले सालों से लगातार जंक बोर्ड स्कैम हो गया, और उसमें एंडरसन स्कैम आ रहा है, किर्च मीडिया स्कैम आ रहा है, वहाँ पर सत्यम कंप्यूटर स्कैम आ रहा है। तो यही स्कैम जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ वही 5 6 स्कैम जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, उनमें से भी 3 4 स्कैम बार बार रिपीट हुए तो आप वो पढ़कर जा सकते हो। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है कहने का कि आपको जो सेक्शन बी है वो अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। सेक्शन बी में जो स्कैम्स हैं, स्कैम्स टोटल हम अगर बात करें 9 स्कैम्स हैं। अब जो यहाँ पर 9 स्कैम्स हैं, अगर आप अच्छे से उसको क्रैम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रैमिंग का काम है सारा, आपको जो सारा कुछ रटना पड़ेगा अच्छे से कि क्या कौन सी डेट में कौन सा स्कैम हुआ था, कौन सी डेट, मतलब कि अच्छे से आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए आप उस चीज़ के रिलेटेड कि स्कैम कौन सा कहाँ पर हुआ था, ये चीज़ें। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जंक बोर्ड स्कैम आया होगा तो आप वर्ल्ड कॉम का स्कैम लिखा होगा तो वो तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। पेपर के दिन जब आप वो पेपर कर रहे होंगे तो उस टाइम में आपने ये डिसाइड करना है, उस 2 3 मिनट में आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने जो स्कैम है उसको अटैम्प्ट करना है या नहीं करना। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अगर आपने वो स्कैम किया लेकिन वो आपको आधा आता था, तो वो भी अटैम्प्ट मत करना। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको स्कैम के साथ रीफॉर्म का जो क्वेश्चन है उसको तो आपने इतने अच्छे से कवरअप कर कर जाना है, ताकि 20 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको एज इट इज़ अच्छे से लिख कर आओ, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा मेन क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, वो हमारा क्वेश्चन है रिफॉर्म्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिफॉर्म्स का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन जो है इसमें आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ही आनी है, तो उसको ही आपने कॉपी पेस्ट करना है जैसे हमने सेक्शन ए में किया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंट्रोडक्शन, मीनिंग भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, और डेफिनेशन भी आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ही आनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिफॉर्म्स की। रिफॉर्म्स क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से रिफॉर्म्स जो थे वो अपनाए गए थे इंडिया के द्वारा, कौन कौन से जो ईयर में अपनाए गए थे, ये सारी चीज़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपने बनाई है उसको दोबारा से अच्छे से चेक करना कि वो चीज़ जो है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कि मैंने कोई एक टीम बनाई थी जो कि देखेगी कि अच्छे ढंग से जो है बिज़नेस में काम कर बाकी लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मैंने एक टीम बनाई थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि जो हमारे बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिसएडवांटेजेस बन सकती है हमारी, कि आगे जाकर हमें प्रॉब्लम करेगी, तो मैं क्या करूँगा, उन चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें आगे जाकर हार्मफुल बन जाएंगी उसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। तो उसी को मैं कहूँगा कि रिफॉर्म किया है मैंने, यानी कि जो चीज़ें मैंने बनाई थी उसको फिर से रिफॉर्म कर उसको अच्छे से एफिशिएंट बनाने के लिए हम रिफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहला रिफॉर्म किया गया था CII कोड, यानी कि सबसे पहले जो CII कोड था इसका क्या मतलब था, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा एक टास्क फोर्स निकाली गई थी। उसने क्या किया था, 1998 में रिफॉर्म स्टार्ट किया था। रिफॉर्म से क्या क्या चीज़ें की गई थी, चलिए पढ़ते हैं। ये देखिए CII कोड, CII कोड इन 1996 कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर्म टास्क फोर्स, यानी कि CII ने सबसे पहले क्या काम किया था, टास्क फोर्स बनाई थी एक, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इंडियन कंपनी, और उसने डिज़ायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताया था कि जो कि वो बताना चाहते थे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये पॉइंट्स होने चाहिए, उन्होंने ये बताए। CII कोड जो था वो 1998 में आया था। ये चीज़ जो है वो हाईलाइट कर लेना, जो चीज़ें मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ ये चीज़ें तो ज़रूर हाईलाइट करनी है आपने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। द इनिशिएटिव बाय CII शोड द कंसर्न रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, ये आप पॉइंट में लिख सकते हो। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट प्रमोशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सब कुछ, और डिस्क्लोजर एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कुछ ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है सेट किया गया था जिसके थ्रू ही इंटरनेशनल यानी कि बाहर के लोगों ने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए थे जिसके कारण डिस्क्लोजर कर सकते हैं। डिस्क्लोजर इन द सेंस कि सबको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपने शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा को बतानी पड़ेगी। फोर्थ हमारा आता है टू डेवलप अ हाई लेवल ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर। क्या क्या काम थे इसके, कि प्रोटेक्ट करना है हमने इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो हमने प्रोटेक्ट करना है, प्रमोशन करनी है ट्रांसपेरेंसी की, और डिस्क्लोज करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, और साथ में हाई लेवल ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस हमने क्या करना है, जीतना है। यहाँ पर कोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशंस की थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर, और साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर कुछ जो रिकमेंडेशंस दी थी, डिज़ायरेबल डिस्क्लोजर्स को लेकर कुछ रिकमेंडेशन दी थी, कैपिटल मार्केट इश्यूज को लेकर रिकमेंडेशन दी थी, क्रेडिटर्स के राइट्स को लेकर, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉमिनी डायरेक्टर्स को लेकर, जिस सभी को लेकर एक रिकमेंडेशंस कुछ पास की गई थी बोर्ड के द्वारा, और इनको बाद में क्या किया गया था, सिलेक्टिवली कर लिया गया था, इसको CII कोड के अंदर दर्ज कर लिया गया था। तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देर इज़ नो नीड टू अडॉप्ट द जर्मन स्टाइल ऑफ 2 टियर बोर्ड्स, कहते हैं यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जर्मनी स्टाइल के 2 टियर बोर्ड्स को अपनाओ। यहाँ पर कोई इसकी ज़रूरत नहीं है कि अगर हमने अपना डिज़ायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसको चलाना है तो हमें वो जर्मन स्टाइल का जो 2 टियर बोर्ड है उसको लागू करना होगा। तो 2 टियर की जो जर्मन स्टाइल जो 2 टियर है उसको फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आया था पॉइंट, और ये किसने रेकमेंड किया था, CII कोड ने। तो 2 टियर्स में आपको पता होना चाहिए कि 2 टियर कोड होता क्या है। सबसे पहले 2 टियर कोड में 2 चीज़ों को लिया जाता है। सबसे पहले सुपरवाइजरी, दूसरा लिया जाता है मैनेजमेंट को, यानी कि सारा सुपरविजन का काम कौन करेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स। नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स ये आपको हैम्पल कमेटी में भी देखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो कौन देखेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये सारी नॉलेज मैं आपको जो हैम्पल कमेटीज हमारी आएंगी उसमें दूंगा, इसलिए अभी इसको रहने देते हैं। आगे हमारा आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सेकंड पॉइंट, इन लिस्टेड कंपनीज विद टर्नओवर ऑफ 100 करोड़
जो लिस्टेड कंपनीज हैं जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए हैं एंड अबव एटलीस्ट 30% ऑफ बोर्ड, if the chairman is non-executive, or at least 50% of the board if the chairman and managing director is the same person, should be professionally competent। जो लिस्टेड कंपनी 100 करोड़ के टर्नओवर के साथ है और उनकी 30% एटलीस्ट चेयरमैन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। ये तो फर्स्ट लाइन होगी, ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी, ये हमारी फर्स्ट लाइन खत्म होगी इतनी इतनी। सेकेंड लाइन हमारी क्या कहती है, और जहाँ फिर एटलीस्ट 50% बोर्ड जो है वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सेम ही पर्सन है, जहाँ तो वो चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, जहाँ फिर चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे कितने 50% और नॉन एग्जीक्यूटिव 30%। तो क्या कौन कौन सी चीज़ें होंगी, नो सिंगल पर्सन शुड होल्ड डिक्टेटरशिप इन मोर देन 10 लिस्टेड कंपनी। कोई भी चाहे वो चेयरमैन हो, चेयरमैन तो वैसे उन्होंने बोल ही दिया ऊपर के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही हो सकते हैं या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो सकते हैं। कोई भी सिंगल पर्सन 10 से ज़्यादा कंपनीज के ऊपर डिक्टेटरशिप नहीं होल्ड कर सकता, यानी कि 10 कंपनी से ज़्यादा का वो डायरेक्टर या चेयरमैन या कुछ भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो एक्टिव पार्टनर्स बनेंगे हमारे कहाँ के बोर्ड ऑफ एक्टिविटीज़ में। एक्टिव पार्टनर्स होंगे बोर्ड एक्टिविटीज, जितनी भी बोर्ड की एक्टिविटीज है गाइडेंस देना एक्सेट्रा, उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स काम करेंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे। अगला पॉइंट हमारा कहता है ओनली डायरेक्टर शुड बी रीअपॉइंटेड हु अटेंडेड एटलीस्ट हाफ ऑफ द मीटिंग्स। वही डायरेक्टर्स को रीअपॉइंटमेंट मिलेगी। रीअपॉइंटमेंट यानी कि पहले अपॉइंट कर दिया फिर वो डायरेक्टर्स रीअपॉइंट किए जाएंगे, यानी फिर से अपॉइंटमेंट के लिए वो रखे गए हैं। वही डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट किया जाएगा जो कि एटलीस्ट हाफ मीटिंग्स को अटेंड कर चुके हैं। हाफ मीटिंग्स को, अगर 4 मीटिंग्स हुई हैं तो आपने 2 मैक्सिमम जो है वो 2 मीटिंग्स आपको अटेंड करनी पड़ेगी अगर आप रीअपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो। बस इसमें इतना ही करना है। आगे हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा डिजायरेबल डिस्क्लोजर। अंडर एडिशनल शेयर होल्डर्स इंफॉर्मेशन लिस्टेड कंपनी को डिटेल देनी पड़ेगी हाई और लो। 2 चीज़ों की डिटेल देनी पड़ेगी, हाई प्लस लो। किस चीज़ की हाई लो, मंथली एवरेज की। मंथली एवरेज जो हमारा शेयर प्राइस है उसका मंथली एवरेज कितना है उसकी हमें क्या देनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट में सिर्फ आपने इतना ही करना है, ज़्यादा इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट आपने करना क्रेडिटर्स राइट। ये पॉइंट मैं वो बता रहा हूँ आपको जो मैंने खुद लिखे थे वहाँ पर पेपर में और अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, इसलिए मैं आपको वही पॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ना हो कि आप 9-10 शीटों का क्वेश्चन कर चले जाएं, क्योंकि भरनी तो शीटें मैक्सिमम से आती होंगी वहाँ पर, इसलिए। क्रेडिटर्स राइट, क्रेडिटर्स का क्या राइट होगा, इफ़ एनी कंपनी गोज टू मोर देन 1 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करवा देता हूँ आपको। क्रेडिट रेटिंग एक ऐसी एजेंसी होती है जो आपको रेटिंग देती है कंपनी को कि ये कंपनी सही जा रही है या गलत जा रही है। ये इतना पता चल गया आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी होती है। वो एजेंसी जो हमें रेटिंग देती है हमारे परफॉर्मेंस के बिहाफ पर कि ये कंपनी में क्रेडिट, आपको ऐसे समझ नहीं लगेगा, वो जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है ये हमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बताती है। क्लियर हो गया। चलो, कोई भी कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक क्रेडिट कंपनी एजेंसी ये है, ये दूसरी है, अगर यहाँ से रिपोर्ट अच्छी नहीं मिली वो दूसरी तरफ टर्नओवर कर जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जो यहाँ पर टर्नओवर हुई है, अगर इसने क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं दी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो गलत है, अच्छी नहीं है, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई, तो उसको ये सारा बताना पड़ेगा कि आप क्यों वहाँ पर दूसरी तरफ गए, वो भी टैबुलर फॉर्म में। समझ में आ गया? किसको टैबुलर फॉर्म में? जो पहली क्रेडिट रेटिंग की एजेंसी की रिपोर्ट थी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। कंपनी डेट डिफॉल्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, कंपनी जिसने फिक्स्ड डिपॉजिट में कुछ डिफॉल्ट किया है, शुड नॉट बी परमिटेड टू एक्सेप्ट फर्दर डिपॉजिट्स और डिक्लेयर डिविडेंड। ठीक है, कंपनी जिसने डिफॉल्ट कर दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, कभी भी उसको परमिट नहीं किया जाएगा कि वो एक्सेप्ट करे कोई डिपॉजिट्स को और साथ में डिविडेंड वो डिक्लेयर
नहीं कर सकती। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगा टू विड्रॉ फ्रॉम बोर्ड ऑफ कंपनीज वेयर देयर इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग इज 5%। अगर उनकी इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग 5% है और एफआई होल्डिंग जो है यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 10% से कम है, तो एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें वो बोर्ड ऑफ कंपनी से विड्रॉ हो जाएगी, यानी कि बाहर निकल जाएगी। तो ये था हमारा CII कोड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी मैक्सिमम डेट शीट जो है वो भर जाएगी। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट करते हैं, बिरला कमेटी रिपोर्ट। शायद कोई बच्चा ही होगा जिसको सेबी की फुल फॉर्म ना आती हो। ठीक है, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूट की थी एक कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कुमार मंगलम बिरला। ये जो चीज़ है इसको जरूर याद करके जाना, कुमार मंगलम बिरला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको याद कर जाना, कुमार मंगलम बिरला। ये मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। कुमार मंगलम बिरला की अध्यक्षता में बनाई गई थी चेयरमैनशिप में 1999 में। ठीक है, द कमेटी शुड रिपोर्ट, उसने अपनी सबमिट की थी रिपोर्ट 2000 यानी कि जैन 2000 में उसने सबमिट की थी अपनी रिपोर्ट। और उसमें कुछ ऐसे नए नए चीज़ें यहाँ पर फंक्शंस बताए थे कॉर्पोरेट बोर्ड्स के, और साथ में उन्होंने ये बोला था कि आपको क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है शेयर होल्डर्स को। सेबी ने इसकी एक्सेप्टेशन दे दी थी जो कि रिकमेंडेशन की थी, और उसको रिवाइज किया गया था हमारे क्लोज 49 में। क्या क्या रिकमेंडेशन थी, द बोर्ड ऑफ द कंपनी शुड have an optimum combination of executive and non-executive directors with at least 50% of the board comprising the non। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट को संभालते हैं, यानी कि जितनी भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होती है मैनेज करने की, यानी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास होती हैं। जो भी हमारे मैनेजमेंट में कोई भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारा कौन करता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स। क्लियर है। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो सुपरवाइजिंग का काम करते हैं, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी बिजनेस के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं, यानी कि उसको देखते हैं कि ये एक्टिविटीज़ अच्छे से काम कर रही हैं, ये लोग जो हैं एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे वो अच्छे से काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो कौन होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। यानी कि एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, मैनेजमेंट को देखना, और इसका क्या काम है, सुपरवाइजिंग करना। क्लियर हो गया। ये है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का मतलब। तो वही सेबी ने यही जो बिरला कमेटी थी उसने यही बोला था कि दोनों में ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 50-50 कह सकते हैं हम। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ये भी बात आपने देखनी है कि एटलीस्ट 50% जो होंगे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे ही होंगे, एटलीस्ट होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए और इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी बननी चाहिए। ठीक है, ऑडिट कमेटी के बारे में भी आप पढ़ोगे क्योंकि आपने 5th सेमेस्टर में ऑडिट के बारे में पढ़ा होगा, ऑडिट कमेटी क्या होती है। द ऑडिट कमेटी में 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑडिट जो कमेटी है उसमें 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। द ऑडिट कमेटी शुड मीट एट लीस्ट थ्राइस अ ईयर, 3 बार, एक ईयर में 3 बार इनकी मीटिंग्स होनी चाहिए। एट लीस्ट का बात है कि कम से कम 3 मीटिंग्स होनी ही चाहिए, और बोर्ड की 4 मीटिंग्स होनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, 4 मीटिंग्स होनी चाहिए। और नॉन मैंडेटरी क्या क्या चीज़ें हैं ये मैंने नीचे लिखी हुई है, इसको ही करना सिर्फ। मेकिंग अ पॉलिसी ऑफ विसल ब्लोइंग की पॉलिसी के बारे में बताना। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था विसल ब्लोइंग क्या होता है। ट्रेनिंग ऑफ बोर्ड मेंबर्स,
यानी कि बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं उनको आपने क्या देनी है, ट्रेनिंग देनी है। चलिए अगली कमेटी हमारी आ जाती है नरेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट। तो जो नरेश चंद्र कमेटी है उसने 2002 में ये बनाई गई थी। नरेश चंद्र कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स इन 2002, यानी कि ये 2002 में बनाई गई थी। इन ऑर्डर टू एग्जामिन कॉर्पोरेट ऑडिटिंग एंड डिस्क्लोजर इश्यूज। ये मैंने यहाँ से नहीं किया, ये हम सारा करेंगे शर्मा की बुक से। ये रहा, देखिए मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था नरेश चंद्र को, नरेश चंद्र कमेटी को ऑन कॉर्पोरेट ऑडिट एंड गवर्नेंस इन 2002 में। क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी इनके द्वारा कि सारे ऑडिट कमेटी के जितने भी लोग हैं इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति किसी से मिला नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई भी ऑडिट है, लेट्स कर लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई पर्सन इस कंपनी में ऑडिट करने गया है, लेकिन वो जो पर्सन है जो जहाँ का ओनर था या फिर यहाँ का जो मैनेजर था उसका रिलेटिव है, या रिलेटिव लगा लो या फ्रेंड लगा लो, तो ये तो इसके पक्ष में ही फैसला देगा, ठीक है ना। वो तो इसका साथ दे देगा कि नहीं, चाहे इसकी कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन वो क्या कहेगा कि ये कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, तो वो क्या करेगा, ऐसी रिपोर्ट दे देगा। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं, ये डिपेंडेंट कहा जाता है। यानी कि इसने क्या किया, बायसनेस में, यानी कि भेदभाव करके, डिस्क्रिमिनेशन करके इसने और गलत इसने रिपोर्ट जो है वो दी है। इसलिए जो नरेश चंद्र कमेटी है उसने ये बोला था कि जितने भी ऑडिट वाले कमेटी है वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इन नेचर होनी चाहिए। ऑडिट फर्म रोटेशन कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ऑडिट की फर्म, अगर एक फर्म में कितने सारे ऑडिट हैं तो उस जो फर्म है उसकी रोटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। रोटेशन का क्या मतलब होता है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर रोटेशन का क्या मतलब है। अगर एक पर्सन ऑडिट करने आया है, फिर से वही आया है 2 साल, तो उसको रोटेट कर दो, यानी कि फिर अगर तीसरे साल उस पर्सन को नहीं किसी और पर्सन को लेकर आना, उसे हम कहते हैं रोटेशन। ये मत कहना कि उस बंदे को उल्टा लटका दो, ऐसा नहीं बिल्कुल भी करना। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन 2 साल कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में 2 बार ये आया है, तो इसको तीसरी बार क्यों लेकर आना, क्योंकि ये तो अगर 2 बार इसने काम कर दिया है तो ये तो फ्रेंड हो जाएगा एक हिसाब से इस कंपनी का, या इस ओनर का, या इस मैनेजर का। तो इसलिए उसकी रोटेशन बहुत ज़रूरी है। रोटेशन का मतलब यही होता है कि 2 बार अगर ये आया है, या 3 बार ये अगर आया है, तो चौथी बार इसको नहीं लेना, या एक बार ये आया है दूसरी बार नहीं लेना, या 2 बार ये आया तीसरी बार नहीं लेना। इसको हम कहते हैं रोटेशन। 2 पॉइंट क्लियर। कंपनी में एटलीस्ट 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। कंपनी में क्या होना चाहिए, 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट और लिख लेना यहाँ पर, 4th पॉइंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे लिख लो। देयर शुड बी डिस्क्लोजर ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी। यानी कि सब कुछ डिस्क्लोज करना है आपने, हर एक चीज़ को डिस्क्लोज करना है जो भी फंक्शंस ऑडिट कमेटी के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं। चलिए अगली कमेटी आती है नारायण मूर्ति कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, 2002 में ही इसको सेबी ने फॉर्म किया था ताकि ट्रांसपेरेंसी लेकर आ सके, हम ऑनेस्टी एक्सेट्रा जो है स्टॉक मार्केट्स में वो लेकर आ सके और एडिक्वेसी लेकर आ सके। क्या क्या रिकमेंडेशन थी, इसको ना आपने पॉइंट्स में लिखना है, ये याद रखना। पॉइंट्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इसमें। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपने लिखना है, फर्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट। ऑडिट कमेटी ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी शुड रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि जो कोई भी ऑडिट कमेटी है जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको रिव्यू करेगी, रिजल्ट्स को रिव्यू करेगी, रिपोर्ट्स को रिव्यू करेगी जो कि रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड हैं। क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा बनता है एक्सपर्टाइज। इसका क्या मतलब है कि एटलीस्ट एक मेंबर होना चाहिए
ऐसा ऑडिट कमेटी का जो कि हर एक फील्ड में, यानी कि एक हिसाब से हम कह सकते हैं अकाउंट्स की फील्ड में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में होना चाहिए एटलीस्ट एक पर्सन। थर्ड हमारा बनता है फॉर्मेट। थर्ड पॉइंट, अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी शुड बी प्रेजेंटेड फॉर फॉर्मल अप्रूवल बिफोर द इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी। जो स्टेटमेंट्स है सारी ट्रांजैक्शंस की किसी भी रिलेटेड पार्टी की, उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा आपको ऑडिट कमेटी से पहले। रिस्क असेसमेंट, यहाँ पर वो आपने लिखना पॉइंट इसमें रिस्क असेसमेंट का। फोर्थ पॉइंट रिस्क असेसमेंट। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि रिस्क असेसमेंट और मिनिमाइजेशन प्रोसीजर शुड बी पीरियडिकली रिव्यू। कौन कौन से रिस्क असेसमेंट है उसको मिनिमाइज करने के कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कंपनी के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, उसको पीरियडिकली रिव्यू करना है आपने। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फिफ्थ पॉइंट आपने लिखना है, यहाँ पर तो स्पेस ही नहीं बची, यहाँ पर लिख देता हूँ फिफ्थ, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, जितनी भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डायरेक्टर्स की उसके रिलेटेड आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। ये हमारा क्या कौन कहता है, बिरला कमेटी, नहीं नारायण मूर्ति कमेटी, सॉरी। आगे कंपनी शुड ले डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द ऑल द मेंबर्स। आपने 5 पॉइंट करने तो आप कर सकते हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आपको डेफिनेशन मैंने पहले भी पढ़ा दी है और उसमें यही लिखना कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, यानी कि इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पॉइंट आप बनाकर लिख सकते हो। लास्ट पॉइंट आप विसल ब्लोइंग का बनाकर लिख सकते हो। विसल ब्लोइंग मैंने आपको समझा दिया है, पिछली वीडियो में समझाया था। विसल ब्लोइंग का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज करो आपकी कोई कंपनी है, आपकी एक कंपनी है, उसमें कोई फ्रॉड बंदा, कोई भी एम्प्लॉई है वो फ्रॉड कर रहा है, तो आपको पता चल गया तो आप विसल ब्लो कर दोगे। ये नहीं कि आपने सीढ़ियाँ मारने लग पड़ना है वहाँ पर। आप जो वहाँ पर कोई ओनर होगा या कोई मैनेजर होगा, आप उसको पूरी बात ये बताओगे कि कोई पर्सन है, ये XYZ कोई पर्सन है, उसने ऐसा किया ऐसा किया। ये होता है विसल ब्लोइंग करना। क्लियर हो गया। लास्ट कमेटी जो हमारी बची है वो है हमारी JJ ईरानी कमेटी रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी का है, क्योंकि ये भी बात हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट चीज़ आप लिखते हैं और जो लास्ट चीज़ आप लिखते हो अपनी आंसर शीट में, उसको सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो ये बात जरूर याद रखना। JJ ईरानी कमेटी को तो अच्छे से रिवाइज कर जाना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कॉन्स्टिट्यूट करती है एक एक्सपर्ट कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर JJ ईरानी 2004। ये यानी कि 2004 में बनी है। मैं लास्ट में इसकी समरी भी आपको लिखवाऊंगा, कौन कौन सी कमेटी कहाँ कहाँ बनी है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसने क्या बोला था, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी शुड बी एक्सपेंडेड इन ऑर्डर टू स्मॉलर। ये आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि दो कंपनीज पहले एक ही टाइप की होती थी, लेकिन अब स्पेशल कंपनीज बन गई है, 1% कंपनी बन गई है, स्मॉल कंपनीज बन गई है, उसके बारे में ये बोला गया है। सेकंड पॉइंट कहता है कंपनी शुड ले डाउन अ प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल सेल्फ रेगुलेशन विद क्लियर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटीज होनी चाहिए, ये चीज़ें बोली गई हैं। देयर शुड बी नो एनी लिमिट ऑफ द मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स इन कंपनी में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। ये किसने बोला हमें, JJ ईरानी कमेटी ने। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स इन कंपनी शुड बी इंडिपेंडेंट। 1/3। अब देखो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं चीज़ों में होनी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इसको रिविजन करनी पड़ेगी अच्छे से, है ना, क्योंकि पीछे आपको दिया हुआ था कि एटलीस्ट एक डायरेक्टर होना चाहिए। JJ ईरानी ने बोल दिया कि 1/3 होना चाहिए, कईयों में हाफ भी लिखा हुआ है कमेटीज़ में। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से पढ़ लेना। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो रिक्वायर करेगी मैंडेटरी फिलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से आपके फिलअप होने चाहिए। रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको पूरे सिस्टम को अच्छे से रिव्यू करेगी। फॉर चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी, किसी ने कंपनी का नेम चेंज करना है जो कुछ भी ऐसे, तो इसको आप जो है JJ ईरानी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी कि आपको अच्छे से रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे आज की जो इम्पोर्टेंट जो थे रिफॉर्म्स थे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और मैं आपको बता दूं मेन चीज़ें इसमें क्या है। मेन चीज़ें ये हैं कि CII जो थी, CII कोड था। दूसरी क्या था हमारा, बिरला कमेटी थी। तीसरा हमारा था नरेश चंद्र कमेटी। नारायण मूर्ति कमेटी। ये कमेटी है, कंपनी नहीं है।
और जे ईरानी कमेटी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कमेटी कब लागू की गई थी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको तो याद कर कर ही जाना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 1998 में आई थी CII कमेटी जो थी 1998 में। जो हमारी बिरला कमेटी थी वो भी 1999 में आई थी, लेकिन रिपोर्ट सबमिट हुई थी 2000 में। ठीक है। जो नरेश चंद्र कमेटी थी वो 2002 में आई थी, और जो नारायण मूर्ति थी वो भी 2002 में ही आई थी। तो ये तो इजी हो गया आपके लिए। और जो जे ईरानी कमेटी थी वो आई थी हमारी 2004 में। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको मेरे अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने फ्लो चार्ट भी बनाना होगा तो आप बनाकर आ सकते हो इसका। तो मैं आपको बोल रहा हूँ इसको कवरअप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू आप सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आगे हम करेंगे इनिशिएटिव्स कौन कौन से किए गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम जो स्कैम्स वगैरह करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। स्कैम्स किस तरीके से आपने लिखने हैं, कमेटियाँ किस तरीके से आपने लिखनी है, इसके बारे में आपको बताऊँगा।